नमस्कार साथियों, मैं महेश बिश्नोई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। माफ़ी चाहता हूं कि पिछले 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया था। मेरी तबीयत डाउन थी कुछ। आज फिर से आपके साथ मौजूद है साथियों, 2019 के स्टेट के क्वेश्चन पेपर को लेके, जिसमें हमारे पास जो लास्ट पार्ट बचता है आज इस पेपर का वो हमें करना है। तो क्वेश्चन नंबर 131 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 131 में हमसे क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 131 में हमसे पूछता है साथियों, जिनोन का निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक वर्ग पिरामिडी है? यानी पिरामिडल स्क्वायर पिरामिडल जो ज्योमेट्री है वो किसकी है? स्क्वायर पिरामिडल इनमें से कौन सा है? तो देखो, सीधी सी बात है, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन यानी शेप और हाइब्रिडाइजेशन एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है पहले मॉलिक्यूल की, जैसे XeO3 की निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? हाइब्रिडाइजेशन 1/2 इंटू में जिनोन के पास 8 होते हैं और कोई भी आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 8/2 आ जाएगा। कोई भी आपके पास मोनोवैलेंट आयन नहीं है तो आपका आंसर आया 4। 4 का मतलब हो गया sp3। sp3 जब भी हाइब्रिडेशन होती है इसका मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। कैसी है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है साथियों। क्लियर है? तो ऐसे ही मैं अगर सेकंड मॉलिक्यूल के लिए निकालना चाहूँ, सेकंड के लिए निकालना चाहूँ जिसमें मेरे पास हाइब्रिडेशन होगी 1/2 इंटू में, अब XeOF4 के बारे में बात करते हैं। X का मतलब क्या है? Xe का मतलब 8, प्लस में ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है, मोनोवैलेंट कितने हैं? 4 फ्लोरीन है, 12/2, यानी कि आया हमारे पास 6। 6 जब भी आएगा तो sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा। 6 जब भी आएगा तो क्या आएगा? sp3d2 हाइब्रिडेशन आएगा। और जब भी sp3d2 हाइब्रिडेशन आता है तभी आपके पास क्या बनता है? स्क्वायर पिरामिडल बनता है। तभी आपके पास क्या बनता है साथियों? स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनती है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 132 की तरफ। 132 में कहता है द शेप ऑफ द SF4 मॉलिक्यूल इज। SF4 मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बात करता है साथियों। BSEPR थ्योरी से इसका आंसर हो जाएगा। SF4 मॉलिक्यूल की शेप के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, शेप और ज्योमेट्री दो अलग अलग चीजें हैं। ज्योमेट्री आपको निकालनी होती है किससे? हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं निकालूंगा SF4 के लिए तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी 1/2 इंटू में सल्फर जो है, अगर मैं देखूँ साथियों, तो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे आता है। ऑक्सीजन फैमिली का है। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर? 6, प्लस में 4, 10/2। इसका मतलब क्या हो गया? यानी 5 जब भी आता है तो आपके पास हाइब्रिडेशन क्या आएगी? sp3d। sp3d का मतलब होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बननी चाहिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं TVP होना चाहिए। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि SF4 जो है ना, SF4 अगर मैं इसको ऐसे रखना चाहूँ, ठीक है, ट्राइगोनल अगर बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसे बनेगा। तो मेरे पास तो फ्लोरीन तो 4 ही है, तो एक तो लोन पेयर बच जाएगा। और लोन पेयर हम हमेशा किस पे रखते हैं? जनरली हम लोन पेयर को किस पे रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने की कोशिश करते हैं साथियों। लोन पेयर को कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है? बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, रिपल्शन कम होता है। इसका मतलब वहां पर क्या होता है? लेस रिपल्शन फील करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। इसीलिए तो बाकी 4 हमारे फ्लोरीन यहाँ हो जाएंगे। और जब भी हम शेप देखते हैं साथियों, जब भी हम किसकी बात करते हैं? शेप की बात करते हैं। तो शेप के अंदर हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं, शेप सीधी देखी जाएगी। तो बाकी जो अगर मैं शेप को ऐसे अगर ड्रा कर दूं तो वो कुछ ऐसे हो जाएगी साथियों, ऐसे दिखाई देगी आपको। शेप जो है SF4 की वो ऐसे दिखाई देगी, और इसको हम कहते हैं सीसा शेप। इसको हम क्या कहते हैं? सीसा शेप। शेप के अंदर लोन पेयर काउंट नहीं करते। जब भी बात करोगे किसकी? शेप की, तो लोन पेयर काउंट नहीं करने हैं। लोन पेयर काउंट नहीं करने हैं, ओनली बॉन्ड पेयर काउंट करने हैं। ओनली बॉन्ड पेयर देखने हैं। ओनली क्या देखने हैं? बॉन्ड पेयर देखने हैं। ठीक है? क्लियर है? वैसे तो इसकी जो ज्योमेट्री जो है वो कैसे होनी चाहिए? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो होती है कि कैसी? जो शेप है इसकी वो क्या होती है भाई? वो शेप इसकी होती है सीसा होती है, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ऐसा हो रहा होता है। SF4 ये सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, इस फॉर्म के अंदर सबसे स्टेबल होता है, लीस्ट एनर्जी वाला होता है, इसीलिए सीसा शेप में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड वन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133 ये कहता है 6 ग्राम ऑफ इथेनिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 200 ग्राम बेंजीन, देन व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो, मोलैलिटी की बात करते हैं तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है?
मोलेलिटी, मोलेलिटी, मोलेलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम मास ऑफ द सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इसके अंदर है, इन किलोग्राम के अंदर है। अगर मैं किलोग्राम में नहीं लिख रहा हूं तो मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिख दूंगा प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन ग्राम लिख दूंगा। लेकिन अगर मैं इन ग्राम लिखूंगा तो ऊपर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मुझे उसको मेरी स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम ही है उसी में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मोलेलिटी पूछी है, पहली बात 6 ग्राम इथेनोइक एसिड दिया हुआ है, डिसोल्व किया गया 200 ग्राम बेंजीन के अंदर। देखो इथेनोइक एसिड जो है उसकी बात करते हैं, तो अगर इथेनोइक एसिड की मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, क्या है नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइड बाय में मोलर मास। गिवन मास के डिवाइड में क्या रहता है, मोलर मास, इट इज द रेशियो ऑफ गिवन मास एंड मोलर मास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो आएंगे आपके, जो सोल्यूट क्या है एथेनोइक एसिड है, सोल्यूट क्या है आपका CH3COH है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने होंगे 6 ग्राम डिवाइड बाय में इसका मोलर मास कितना हो गया 12 दूनी 24, 24 और 4 28, और 16 दूनी 32 और 28 कितना हो गया 60, यानी 16 ग्राम पर मोल। तो इसको अगर सोल्व करोगे तो 0.1 मोल आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो वही वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्योंकि मुझे यहाँ पर सब कुछ ग्राम में गिवन है तो मैं उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा। और कितनी अमाउंट है 200 ग्राम है, 200 से आप इसको डिवाइड काटोगे 5 पे जाएगा 0.5 मोलल सॉल्यूशन, मोलल या फिर आप कह सकते हो 0.5 मोल पर केजी, ये इसकी मोलेलिटी रहने वाली है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि द प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं कि जो भी इमल्शन को स्टेबल बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्शन, दो टाइप के इमल्शन होते हैं हमारे पास, ठीक है, एक तो ऑयल इन वाटर होता है, एक वाटर इन ऑयल होता है, ठीक है। तो ऑयल इन वाटर इमल्शन को जो इमल्सिफाई करते हैं वो इमल्सिफाइंग एजेंट कौन कौन से होते हैं मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऑयल इन वाटर वाले, एक तो उनके अंदर होता है नेचुरल और सिंथेटिक सोप, एक तो आता है आपका नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप, साबुन जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन के लिए। दूसरा आपके पास होता है प्रोटीन्स, कोई भी प्रोटीन हम यूज कर सकते हैं, गम्स हम यूज कर सकते हैं। ये 3 मेन इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं किसके लिए, ऑयल इन वाटर के लिए। दूसरा हमारे पास इमल्शन होता है दूसरे टाइप का जो होता है वाटर इन ऑयल। अब वाटर इन ऑयल के लिए क्या 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 यूज कर सकते हैं, वाटर इन ऑयल के लिए हम यूज कर सकते हैं हैवी मेटल सॉल्ट्स, हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के हैवी मेटल सॉल्ट्स को यूज कर सकते हैं। साथ में आप लॉन्ग चेन एल्कोहल्स को यूज कर सकते हैं, लॉन्ग चेन एल्कोहल्स, ठीक है। और साथ में आप किसका यूज कर सकते हैं, लैम्प ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं लैम्प ब्लैक का भी यूज कर सकते हैं। ये वाटर इन ऑयल इमल्शन के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट का काम करते हैं। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है ऑयल इन वाटर वाला, उसमें से क्या है नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप हमें दिया हुआ है इन तीनों में से, तो वही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 में हमसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखो ये मैं पहले भी करवा चुका हूँ क्वेश्चन, तो जो ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड होता है, ट्राई फ्लोरो एसिटिक एसिड जो होता है वो मोस्ट एसिडिक होता है इन सब में, मोस्ट एसिडिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनमें वो मोस्ट एसिडिक एसिड होता है। तो जहां CF3COH वाला सबसे ऊपर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाते हैं, पहला और तीसरा दोनों ही कट हो जाते हैं। फिर अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं ना वो तो इंक्रीज करेंगे एसिडिटी को, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या कर देंगे, वो डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं यहाँ पर।
अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, CF3COH ये तो होगा ही। तो सेकंड और फोर्थ में से आंसर निकालना है। फिर CnCH2COH है, यहाँ भी CnCH2OH, यहाँ तक तो बिल्कुल ओके। फिर बाद में आता है CHCOOH और साथ में CH3COOH। तो भाई इन दोनों में से अगर कंपैरिजन कर लिया जाए, CH3COH और आपका HCOH में, तो HCOOH ग्रुप जो होता है ना, यानी आपका फॉर्मिक एसिड जो होता है वो मोर एसिडिक होता है, किससे, एसिटिक एसिड के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है जो कि एसिडिटी को डिक्रीज कर देता है। यहाँ ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर हो जाएगा साथियों। तो फोर्थ वन इज दी करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन के लिए फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, for the first order reaction the time required for 99.9% completion of reaction is how many times that required for 50% completion। देखो ये पूछा है हमसे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा हुआ, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हम पहले क्या निकाल देते हैं कि टाइम जितना 50% के लिए रिक्वायर है वो निकाल लेते हैं, फिर 99% वाला निकाल लेते हैं। तो टी 50% कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन में पुट कर देते हैं 2.303 डिवाइड बाई में के और लोग ए नोट अपॉन में ए नोट माइनस में एक, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ए नोट आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है 2.303 डिवाइड बाई में के, और यहाँ आ जाएगा लोग। तो शुरुआत में कितनी कंसेंट्रेशन होगी, मान ले शुरुआत में हम मानते कि वो 100% रहा होगा। 100% में से कितना गया, T50 के लिए 50 गया, तो बचा कितना होगा, 100 माइनस 50 यानी 50 बचा होगा। अगर इसको मैं सोल्व करूँ तो ये कितना आता है, 2 आता है यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई में के log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 डिवाइड बाई में के मल्टीप्लाइड बाई में 0.3010 होती है साथियों। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये कितनी वैल्यू आती है, 0.6932 डिवाइड बाई में के। क्लियर है? अब अगर मैं टी 99.9% को निकालना चाहूँ, टी 99.9% को निकालना चाहूँ तो वो क्या आता है मेरे लिए, उसको अगर मैं सोल्व करूँ तो फिर से वही इक्वेशन लिखनी होगी, डिवाइड बाई में के लोग 100 डिवाइड बाई में 100 माइनस में 99.9। अगर मैं 99.9 को माइनस कर दूं 100 में से तो मेरे पास क्या आएगा, 2.303 डिवाइड बाई में के लोग 100 डिवाइड बाई में कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा सर। कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। मैं 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻1। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई में के लोग 100 डिवाइड बाई में 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो वो किस में हो जाएगी, 10 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2.303 डिवाइड बाई में के। अब मैं लोग 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये पावर ऊपर जाएगी पॉजिटिव, यानी टोटल हो जाएगी 10⁻3। यहाँ एक आइडेंटिटी लगती है लोग बेस ए रेज टू दी पावर बी, तो ये हो जाता है बी लोग ए। ये क्या हो जाता है, बी लोग ए। पावर आपकी आगे आ जाती है, तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 डिवाइड बाई में के और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.909 डिवाइड बाई में के। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, तो जो 50% पूर्ण होने के लिए जो टाइम चाहिए, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99.9% कंप्लीशन है, वो कितने टाइम्स है। अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6.9 ही आएगा आंसर। तो ये 10 टाइम्स हो गया, इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाता है, ये 10 टाइम्स होता है। क्लियर है? ध्यान से देखो उसको। हमारे पास क्या है, T50 कितना आया 0.69 और T99.9% कितना आया 6.9। अगर मैं दोनों का एवरेज निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, दोनों का ही निकालना है मुझे, तो कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा 10 टाइम्स। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 137 में हमसे क्या पूछता है साथियों, फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH NaCl BaCl2 दिया हुआ है आपको, साथ में आपको क्या दिया हुआ है साथियों, इनकी मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, और हमसे पूछिए लैम्डा नॉट m मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, वो हमसे पूछिए। देखो हमें क्या क्या गिवन, देखो कोल्डुस लॉ लगेगा, ये तो सीधा सीधा सा हमारे पास होता ही है। लैम्डा नॉट m NaOH दे रखा है, इसको अगर मैं सोल्व करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, लेमडा नोट m Na प्लस प्लस में लेमडा नोट m OH माइनस, ये लिख दूंगा। सेम ऐसे ही मेरे पास लेमडा नोट m मुझे दिया हुआ है NaCl
तो मैं इसको लिख दूंगा लेमडा नोट एम एन ए प्लस प्लस में लेमडा नोट एम सी एल माइनस। सेम ऐसे ही मेरे पास दिया हुआ है बी ए सी एल टू, तो लेमडा नोट एम बी ए सी एल टू को मैं क्या लिख सकता हूँ साथियों, लेमडा नोट एम बी ए टू प्लस प्लस में लेमडा नोट एम टू सी एल माइनस। क्लियर है, इतना मैं लिख सकता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। और इन्हीं की वैल्यू गिवन है हमें, इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 248.1 मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर सेकंड वाले की वैल्यू हमें गिवन है NaCl वाले की 126.5 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। थर्ड वन की हमें गिवन है 280 इंटू 10⁻⁴ और सेम हमें दिया हुआ पूछा हमसे हुआ है। हमसे पूछा क्या है साथियों, हमसे पूछा ये है कि हमें आंसर ये करना है कि लेमडा नोट एम बी ए ओ एच होल ट्वाइस ये कितना होगा। तो अगर इसको मैं तोड़ के लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा लेमडा नोट एम बी ए टू प्लस प्लस में लेमडा नोट एम ओ एच माइनस टू, तो ये हो जाएगा। ये हमें निकालना है, इन तीन इक्वेशन को ऐसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास आंसर में ये आए। अगर मुझे ऐसा करना है तो देखो 2Cl माइनस है, इससे अगर मुझे काटना तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सोडियम भी 2 हो जाए, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर वाली दोनों इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ये क्या हो जाता है, ये देखो ये ऐसे हो जाएगा, लेमडा नोट एम ये आ जाएगा 2Na प्लस प्लस में लेमडा नोट एम 2OH माइनस, ठीक है। और ये बन जाएगी लेमडा नोट एम 2Na प्लस प्लस में लेमडा नोट एम 2Cl माइनस, और ये बन जाएगी लेमडा नोट एम Ba2 प्लस प्लस में लेमडा नोट एम 2Cl माइनस। ये फर्स्ट इक्वेशन फिर से मैं इसको मान रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही लिख देगा, मैं डायरेक्ट लिखा है, ये नहीं लिखे बस आगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब हम क्या करेंगे कि जो पहली इक्वेशन है इसमें से दूसरी को हम माइनस करते हैं, पहली इक्वेशन में से दूसरी को घटा देते हैं और फिर उसमें तीसरी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, जो ये सेकंड इक्वेशन है इसको इसमें से घटा देंगे, ठीक है, और फिर उसमें ऐड कर देंगे, देन ऐड 3 और उसको 3 में ऐड कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो होगा क्या, देखो ध्यान से देखो, लेमडा नोट एम 2Na प्लस प्लस में लेमडा नोट एम 2OH माइनस, उसमें से घटाना क्या है, दूसरी इक्वेशन, यानी लेमडा नोट एम 2Na प्लस माइनस में लेमडा नोट एम 2Cl माइनस। क्लियर है, तो 2Na प्लस पॉजिटिव है, 2Na प्लस नेगेटिव है, ये खत्म हो गया। प्लस में इसके क्या करना था, लेमडा नोट एम Ba2 प्लस प्लस में लेमडा नोट एम 2 आपका Cl माइनस, यही करना था। तो 2Cl माइनस माइनस का 2Cl माइनस प्लस का बचा क्या हमारे पास, लेमडा नोट एम Ba2 प्लस प्लस में लेमडा नोट एम 2OH माइनस, और ये किसके इक्वल होता है, लेमडा नोट एम BaOH होल ट्वाइस के, और यही हमें चाहिए था। अब जो हमने इन इक्वेशन के साथ किया वही इनकी वैल्यूज के साथ करेंगे, वही क्या कर देंगे, वैल्यूज के साथ। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे लेमडा नोट एम BaOH होल ट्वाइस चाहिए तो मैं आंसर में क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 248.1 इंटू 10⁻⁴ माइनस में 2 मल्टीप्लाइड बाई 126.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस में मुझे करना है 280 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, और सबकी यूनिट हमें पता है सेम है। तो लास्ट में जो आंसर हमारे पास आना है इसको सोल्व करने के बाद वो आता है 523.2 इंटू 10⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये आंसर में किस में दिया हुआ साथियों, ये आंसर में एक ही क्वेश्चन में गिवन है और वो एक ही ऑप्शन में गिवन है, और वो कौन सा है, सेकंड वन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर हो जाएगा साथियों। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा था मोलर सोल्युबिलिटी ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इज दिस। देखो हमें क्या गिवन है साथियों, हमें आयनिक प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है, और मोलर हमसे पूछता है, मोलर सोल्युबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। जब आयनिक प्रोडक्ट गिवन हो, मान लेते हैं कि जो सोल्युबिलिटी है NaOH होल ट्वाइस की वो कितनी है, वो S मान ली हमने, ठीक है। जो सोल्युबिलिटी है साथियों वो क्या मान ली, हम ये मान लेते हैं कि लेट दिस सोल्युबिलिटी इज ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ NaOH होल ट्वाइस
इज एस, उसको हमने एस मान लिया, सोलिबिलिटी को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। अब जब भी हम डिसोल्व करेंगे NaOH होल ट्वाइस को, ठीक है, तो वो मैं अगर मैं एस मोल पर लीटर अगर मैं डिसोल्व करूंगा, ठीक है, तो वो मुझे एस मोल पर लीटर Na2 प्लस और 2s मोल पर लीटर OH माइनस देगा। क्योंकि अगर मैं इसको कर दूंगा डिसोशिएट, तो मुझे क्या मिलेगा, Na2 प्लस प्लस में 2OH माइनस आयन मिलेगा। ये डिसोसिएशन वाली इक्वेशन है। अगर मैंने इसकी सोलिबिलिटी को एस मान लिया, इससे मुझे एस मिलेगा और इससे मुझे 2s मिलने वाला है, यही बात है। लेकिन टोटल कंसंट्रेशन जो है OH माइनस आयन की वो कितनी है, ये हमें गिवन, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बट टोटल कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज, वो कितनी है, देखो 0.1 मोलर तो हमें गिवन है, ये रही 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन के अंदर हमने ऐड किया, तो इसमें ऑलरेडी 0.1 मोलर OH माइनस आयन तो है, ठीक है। प्लस में कितनी आ जाएगी, ये 2s आ जाएगी, जितनी अभी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। मोल पर लीटर हम इसको कह सकते हैं, मोल पर लीटर। क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ना 0.1 मोल पर लीटर OH माइनस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर है इतनी बात। अब अगर मैं KSP निकालता हूँ, KSP का मतलब सोलिबिलिटी प्रोडक्ट है, अगर मैं उसकी बात करता हूँ KSP, तो वो कितना गिवन है मुझे, जो आयनिक प्रोडक्ट है वो गिवन है 2.0 इंटू में 10⁻⁻15 गिवन है। वो किसके इक्वल होगा, Na2 प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय में OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, क्योंकि 2 OH माइनस आयन मिल रहे हैं ना, इसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ, ये तो मेरे लिए S था सोलिबिलिटी, और ये मेरे लिए 2s था, तो 2s का 0. ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, ये हो जाएगा, मेरे पास था 0.1 प्लस में 2s, इतनी कंसंट्रेशन थी और उसका स्क्वायर। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करने से पहले एक चीज और देख लो कि जो ये वाली वैल्यू है 2s, जो वैल्यू है ये लेस देन 0.1 मोलर है, ये क्या है, लेस देन 0.1 मोलर है, इसीलिए हम इसको किसके इक्वल मान लेते हैं, देयरफॉर 0.1 प्लस में 2s को हम किसके इक्वल मान लेते हैं, नियरली इक्वल मान लेते हैं 0.1 मोलर के, ठीक है, 0.1 मोल पर लीटर के मान लेते हैं इक्वल। और इसी वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे कुछ आएगा 2.0 इंटू 10⁻⁵ इंटू में s, और इसको हमने मान लिया 0.1, इंटू में 0.10 का स्क्वायर, तो ये 0.01 हो जाता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, s की वैल्यू आ जाएगी, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 2.0 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये मेरे पास इतने मोल पर लीटर ये वैल्यू आ जाएगी। तो s की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, सोलिबिलिटी की वैल्यू कितनी आएगी, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट जो है मुझे वो निकालना है, सोलिबिलिटी निकालनी है, तो वो कितनी आएगी, इतनी आ जाएगी भाई। क्लियर है। तो ये कहाँ पर है, ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन में गिवन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आया देखो, लास्ट में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे 0.1 का स्क्वायर जब भी करोगे, 0.1 का स्क्वायर आएगा तो वो 0.01 के बराबर होता है। 0.01 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/100, 1/100 को मैं ये लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ। यही 10⁻⁻2 जो है उसको मैं उधर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो 10⁻, इधर तो वो डिवाइड में थी लेकिन उधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो वो प्लस की हो जाएगी, इसी वजह से यहाँ पर 10⁻⁻13 बचता है हमारे पास इसकी। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 हमसे क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 139 हमसे कहता है कि विच मिक्स मेटल एलॉय कंसिस्ट ऑफ 95% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो बहुत ही आसान है, 95% उसके अंदर क्या होते हैं, लेंथेनॉइड होते हैं। 95% उसके अंदर क्या होते हैं, लेंथेनॉइड मेटल्स होते हैं। क्लियर है। इस मेटल के अंदर क्या होते हैं, 95% क्या होते हैं, लेंथेनॉइड्स होते हैं। कुछ आयरन होता है, ठीक है, कुछ दूसरे मेटल्स होते हैं। 5% के आसपास, लेकिन थोड़ा सा 5% से कम क्या होते हैं, आयरन होते हैं। बाकी कुछ और मेटल होते हैं जैसे सल्फर, कार्बन एक्सेट्रा, कुछ और भी होते हैं इसके अंदर। मेनली ये 95% लेंथेनाइड से मिलकर बना होता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है, पहली चीज तो यही हमें पता होनी चाहिए कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब सेम स्पीशीज का ही तो ऑक्सीडेशन हो, सेम स्पीशीज अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, एज वेल एज रिडक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन है जिसमें सेम ही स्पीशीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन।
उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इनमें से किसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, देखो एक चीज मैं सीधी सीधी सी बता देता हूं कि अगर कोई अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर इफ एनी एलिमेंट इज प्रेजेंट, element is present in its maximum oxidation state, maximum oxidation state, it can never show disproportionation reaction। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर मान लो वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन गेन तो कर सकता है, लेकिन अब और लूज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो इलेक्ट्रॉन और लूज नहीं कर पाएगा, और दोनों प्रोसेस होनी जरूरी है, तभी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहलाएगी। अब इनमें से कौन सा एग्जांपल है, इनमें से हमारा जो आंसर है वो ClO4- होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं बता देता हूँ। देखो ClO4- में अगर मैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, ठीक है, -2 इंटू में 4 इज इक्वल टू में -1, तो जो ऑक्सीजन होता है उस पर एक ऑक्सीजन एटम पे -2 चार्ज होता है, टोटल ऑक्सीजन एटम 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ऐड करना होता है, पूरे मॉलिक्यूल पे जितना चार्ज है वो इक्वल टू में रख देते हैं। x माइनस में 8 इज इक्वल टू में -1, x इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस का 8 -1 यानी कि प्लस का 7। क्लोरीन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसकी वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ वो क्या है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये इलेक्ट्रॉन वो गेन तो कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा 8 हो जाएंगे, लेकिन अब वो लूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। क्लियर है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ClO4- जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 141 कहता है द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इज। देखो सीधी सी बात है, आपको पता है वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वेवलेंथ होती है h अपॉन में mv, लेमडा इज इक्वल टू में h अपॉन में mv, मास इनटू वॉल्यूम, मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है h, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 6.626 इंटू 10⁻⁻⁴ -34 लिख देता हूँ। क्लियर है, डिवाइड में मैं क्या करता हूँ, मास कितना दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है, 100 ग्राम को अगर मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो वो कितना हो जाएगा 0.1 ग्राम हो जाएगा, 0.1 किलोग्राम, 0.1 किलोग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय में मेरे पास क्या है 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी है। अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूँ तो ये कैंसल आउट ही हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं 1/10 भी लिख सकता हूँ, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 आपका क्या हो जाएगा, ये मीटर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब क्या है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, यही आपका क्या है ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। अगला क्वेश्चन जो आपसे कहता है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो इनमें से लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको कभी भी अगर लिंकेज आइसोमेरिज्म को आपको पहचानना है, आपको हमेशा देखना है एम्बिडेंट लिगेंड या एम्बिडेंटेट लिगेंड। एम्बिडेंटेट का मतलब क्या होता है, दो डिफरेंट डोनर एटम होने चाहिए, टू डिफरेंट डोनर एटम्स उनके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, टू डिफरेंट डोनर एटम्स शुड बी देयर, यानी वो दो अलग अलग एटम के थ्रू बॉन्डिंग कर सकता हो, ऐसा कोई भी लिगेंड होगा तो वो एम्बिडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। उनके मैं नाम लिख देता हूँ, जैसे एम्बिडेंटेट लिगेंड है तो उनके नाम भी लिखे जा सकते हैं, मेन मेन आपको बता देता हूँ एम्बिडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, जब मेन मेन बता देता हूँ आपको। एक तो NO2 माइनस या NO2 सीधा लिख सकते हो, नाइट्राइट जो होता है वो आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। एक आपके पास साइनाइड लिगेंड होता है, एक आपके पास थायोसाइनाइड लिगेंड होता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही क्या होते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड। यहाँ कार्बन नाइट्रोजन दोनों के थ्रू बॉन्डिंग हो सकती है, यहाँ सल्फर नाइट्रोजन के थ्रू हो सकती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू हो सकती है। इसका मतलब क्या है कि ये एम्बिडेंटेट लिगेंड है, एम्बिडेंटेट लिगेंड जिसमें दो डोनर एटम और दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए। ऐसा कोई भी एग्जांपल जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसा कोई एग्जांपल क्या है आपके पास पहले वाले में है जहां NO2 ग्रुप दिया हुआ है, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, यानी आपके कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको क्या गिवन है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में आपको क्या गिवन है साथियों, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में NO2 ग्रुप गिवन है। इसका मतलब ये क्या है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है। क्लियर है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज। देखो कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 होती है।
डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज लेस देन जीरो होती है। ये तो बहुत ही ज्यादा निहायत ही आसान क्वेश्चन था आपके लिए कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन सोचते ही बस देखते ही आपको क्या लगा देना है, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा ना, डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा। इसके बाद पूछता है आपसे ईएमएफ ऑफ दिस सेल दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड सेल दे रखा है 0.7 वोल्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो उसका फ्री एनर्जी चेंज आपसे पूछा हुआ है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, फ्री एनर्जी चेंज पूछा हुआ है। तो डेल्टा जी की वैल्यू जो होती है, अब क्योंकि इसने हमें 25 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है, डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। अब एन इस रिएक्शन में कितना है, देखो कैडमियम क्लोराइड है, CdCl2 है, क्या है, CdCl2। अगर मैं इसको आयनाइज करूं तो कैडमियम 2 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में 2 Cl माइनस निकलता है, यानी यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर मैं कैडमियम 2 प्लस को मैं रिड्यूस करवाना चाहूँ तो वो कैडमियम में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे ही Ag प्लस में एक ही लगता है, लेकिन बैलेंस करने के लिए हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू यहाँ पर होने वाली है 2। F होता है आपके पास 96,500 कूलम, ठीक है, आपको पता ही है 96,487 अगर लिखो तो वो एक्यूरेट होता है। और आपको ई सेल की वैल्यू गिवन है 0.7, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास आंसर कितना आता है, माइनस का आएगा 135 पॉइंट में 1 किलो जूल। तो ये आपके पास आंसर आने वाला है। इसका मतलब क्या है, आपका फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों कितना आसान क्वेश्चन गिवन था, आपको सीधा फॉर्मूले में ही पुट करना था सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 145 ये कितनी बार रिपीट हो गया भाई, हेल हल हेरोल्ड प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है मेटलर्जी के अंदर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर इमल्शन, इमल्शन के लिए कौन सी चीज करेक्ट है, देखो कौन सी चीज करेक्ट है इमल्शन के लिए। दे कैन बी डाइल्यूटेड बाय डिस्पर्स्ड लिक्विड, दे डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट, दे कैन बी ब्रोकन इनटू कंस्टिट्यूएंट बाय सेंट्रीफ्यूजिंग। देखो सीधी सी बात है, आप किसी भी इमल्शन को कैसे ब्रेक कर सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन, मैं आपको वही लिख देता हूँ कि आप इमल्शन को ब्रेक कर कैसे कर सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन। किसी भी इमल्शन को ब्रेक करना है तो आप 3 मेथड अपना सकते हैं, कौन कौन से, बाय हीटिंग, पहला तरीका है आप हीट करके ब्रेक कर सकते हो। दूसरा होता है बाई फ्रीजिंग, आप उसको फ्रीज कर सकते हो, बहुत ही कम टेम्परेचर पे लेके जा सकते हो, माइनस में टेम्परेचर ले जाओ। और या फिर बाई सेंट्रीफ्यूजिंग, या फिर क्या कर सकते हो, सेंट्रीफ्यूज कर सकते हो, बाई सेंट्रीफ्यूजिंग, आप सेंट्रीफ्यूजिंग भी कर सकते हो। ये 3 मेथड से इमल्शन को ब्रेक किया जा सकता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी हमसे, इनमें से करेक्ट कौन सी है, दैट दे कैन बी ब्रोकन इनटू कांस्टीट्यूएंट्स बाय सेंट्रीफ्यूजिंग, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी के 3 ऑप्शन तो ऑब्वियस है गलत हो गए। तो ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं भाई, इमल्शन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ये ब्राउनियन मूवमेंट भी शो करते हैं, और इनको डाइल्यूट नहीं किया जा सकता डिस्पर्स लिक्विड के थ्रू। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी अमंग द फॉलोइंग। देखो मेरे पास क्या है, मैं सेकंड अगर पीरियड की बात करूंगा तो मेरे पास ये होता है बात, ऐसा चलता है। नियोन आपको पता है कि नोबल गैस है, तो इसकी बात ही नहीं कर रहे, हमारे पास जो भी है वो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो मैं कार्बन की, अगर मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ये 7, ये 8 और ये 9। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2, सॉरी 1s2, मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ठीक है, जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। 1s2 2s2 और 2p2, यानी जो इसकी वैलेंस शेल है, यानी 2p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2p के अंदर आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, फिर आता है इसकी बारी, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 2p3 हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ p के अंदर कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2p के अंदर 3। फिर आता है ऑक्सीजन, तो इसमें हो जाएगा 2p4, ऑब्वियस है कि 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक पेयर हो जाएगा। फिर आता है 2p5 फ्लोरीन के अंदर, तो 5 आएंगे तो मतलब 2 पेयर हो जाएंगे, ये तो क्लियर सी बात है। तो ये 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मुझे पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे मुश्किल से निकलेगा इसमें से भी। वैसे तो लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हो, लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है आपकी वो इंक्रीज करती है, क्यों, बिकॉज बिकॉज साइज डिक्रीज करता है, बिकॉज क्या करता है, साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाता है, इलेक्ट्रॉन इज नियर टू दी न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज नियर टू दी न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, इसीलिए लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका इंक्रीज, जनरल ट्रेंड तो होना चाहिए था ये,
कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। होना कौन सा चाहिए था वो दिखा देता हूँ पहले। होना तो चाहिए था ये कि आपका कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा होगा आपको, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन दे रखा है, फिर ऑक्सीजन दे रखा है। ऐसा तो कुछ नहीं दे रखा, तो फिर तो ओके है, आप कर सकते हैं बिल्कुल इसको आराम से। क्लियर है। तो पहला तो हो ही नहीं सकता कि कार्बन की सबसे ज्यादा हो, देखो कार्बन का साइज इनमें सबसे बड़ा है इन चारों में से, इसकी आयनेशन एंथैल्पी तो पहले सबसे ज्यादा हो ही नहीं सकती। मोस्ट पूछा है, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, करेक्ट ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ये तो ऑर्डर नहीं हो सकता। तो ऑर्डर क्या रहेगा, कार्बन की सबसे कम होनी चाहिए, तो बाकी के बचे तीन। कार्बन के बाद किसकी बारी आनी चाहिए, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की बारी नहीं आती क्योंकि नाइट्रोजन की आयनेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है पहली। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि 2p3 है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल है। क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एक्स्ट्रा स्टेबल है तो हाई आयनेशन एंथैल्पी होगी, तो हाई आयनेशन एंथैल्पी लगेगी, ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसी वजह से ऑक्सीजन के मुकाबले नाइट्रोजन की पहली आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, कार्बन से ज्यादा किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन से ज्यादा फ्लोरीन। क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन के बाद चलते हैं तो साइज अपना फैक्टर जो है वो फिर से दिखाने लगता है। स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन की वजह से उसकी आयनेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होती है। तो कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर फ्लोरीन, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, इसका मतलब ये वाला आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 148 के ऊपर। फॉर आइडियल गैस दी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, देखो Z की जो वैल्यू होती है वो नियरली इक्वल टू 1 होती है, किसके लिए, फॉर आइडियल गैसेस। किसके लिए, आइडियल गैसेस। ये Z जो होता है वही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। Z को ही हम क्या कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं साथियों। क्लियर है। तो Z आइडियल गैस के लिए इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नियरली इक्वल टू 1। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 149, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन। देखो कॉम्प्लेक्स दे रखा है आपको और सॉल्यूशन में आयन पूछा है, तो CO कोबाल्ट है आपके पास और NH3 6 है और साथ में Cl2। तो काउंटर आयन क्या है आपके पास, इनको हम क्या कहते हैं, काउंटर आयन। जो भी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर यानी कोऑर्डिनेशन स्क्वायर से बाहर जो भी होते हैं राइट हैंड साइड में, उनको हम कहते हैं काउंटर आयंस। जितना काउंटर आयन के ऊपर चार्ज होता है उतने ही मैग्नीट्यूड का चार्ज, लेकिन अपोजिट साइन के साथ किसके ऊपर होता है, इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर के ऊपर होता है। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसका आयनाइजेशन करवा दूं तो मुझे कुछ ऐसे कुछ मिलेगा, मॉलिक्यूल जो है NH3 6 और इसके ऊपर 2 प्लस में 2 Cl-। तो एक आयन मेरे को ये मिल गया, दो आयन मेरे को ये मिल गए, टोटल नंबर ऑफ आयंस हो गए 3। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे सर। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स फॉर डी ऑर्बिटल। देखो मैं सीधी सी बात बता देता हूँ, जब भी आपके पास एंगुलर नोड निकालने की बात आ जाए, कोई भी ऑर्बिटल हो जाए, कोई भी ऑर्बिटल हो, तो एंगुलर नोड की वैल्यू उतनी होती है जितनी एल की वैल्यू होती है। ठीक है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए रेडियल नोड कितने हैं, रेडियल नोड किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर रेडियल नोड की वैल्यू पूछ ली जाए तो n-l-1 का फॉर्मूला लगता है। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ नोड पूछ लिए जाएंगे, यानी कि टोटल नोड कितने होते हैं, तो आपको सिर्फ n-1 लिखना होता है। यही फॉर्मूला होता है किसका, टोटल नोड का। एंगुलर नोड की वैल्यू l होगी। तो अगर मेरे पास d ऑर्बिटल है तो d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, d के लिए, d सबशेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है। अगर मेरे पास s सबशेल है तो उसके लिए l की वैल्यू 0। अगर मेरे पास p सबशेल है तो l की वैल्यू 1, d है तो 2, f है तो 3। तो यहाँ से मुझे पता चल गया कि d के लिए कितनी वैल्यू होती है, d के लिए वैल्यू होती है 2l की। तो वही l की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा। इसका मतलब l की वैल्यू कितनी आएगी, 2। जितनी l की वैल्यू होती है उतने ही क्या होते हैं साथियों, नंबर ऑफ एंगुलर नोड होते हैं। यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 आंसर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है। क्लियर। यानी 2 आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्लियर है। आज की वीडियो में इतना ही साथियों। आशा करता हूँ कि आपको एक्सप्लेनेशन सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा ट्राई जो है वो वर्थ है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों।